कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं लिखावट की, लिखने की और लिखने की कला के बारे में आपके बहुत सारे अनुभवों की भी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। वैसे अगर लिखने की कला की बात करें तो आप संदेश तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन वो उसका तरीका थोड़ा बदल गया है। अब हम कीपैड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में भी हमारे कई श्रोताओं ने जिक्र किया है। हम उस लिखावट की बात कर रहे हैं जब हम कलम से या पेंसिल से लिखते थे और लिखावट सुधारने की बात होती थी, सुलेख लिखवाया जाता था। तो इस बारे में आपकी बातें और आपके कमेंट्स के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल, श्रोताओं के जो विभिन्न संदेश आए हैं उनमें लिखने के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शुरुआती दौर में मम्मी ने स्लेट मंगाकर चौक से हाथ पकड़कर लिखना सिखाया। कुछ बड़े हुए तो लिखने की जगह पेंसिल ने ले ली। फिर पिताजी ने सादे कागज पर पेंसिल से अभ्यास कराना शुरू कराया। जब पेंसिल से हस्तलिपि ठीक से नहीं बन रही थी तो पिताजी ने सरकंडे की कलम से स्याही दबात के साथ फिर से अभ्यास कराना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी लिखावट में निखार आता गया। तब जाकर पिताजी ने एक फाउंटेन पेन लाकर दिया और एक रूलदार कॉपी लाकर दी और बोले कि इस कॉपी में जो 2 लकीरें बनी हैं उसी के बीचों बीच तुम्हें लिखना है। याद रहे, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर तो मेरी हस्तलिपि सुंदर और आकर्षक दिखने लगी और इसी सुंदर लिखावट के चलते स्कूल के शिक्षकों के बीचों बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ था। भारत में लिखने की शुरुआत, ये हमारे एक और श्रोता का संदेश है। भारत में लिखने की शुरुआत 4वीं या 5वीं सदी से शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। अभी 21वीं सदी चल रही है, तो भारत का लिखने का इतिहास बहुत पुराना है। एक सदी का मतलब 100 बरस। हाँ, वो तो है ही। बल्कि लिखने के इतिहास की अगर हम बात करें तो जरा सोचिए ना कि हम में से हर एक ने कब लिखना। किसी ने 3 बरस की उम्र से, किसी ने 5 बरस की उम्र से, जब पट्टी पूजन हुआ या कुछ लिखने की शुरुआत हुई तब से लिखना शुरू किया। तो अलग अलग समय पर लिखने की बातें होती रहती हैं, अलग अलग उम्र पर। आपने कब लिखना शुरू किया ये भी हमें बताइए। अब हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए तो जरा फिल्म कौन सी है और ये कौन सी कलाकार हैं जो पर्दे पर नजर आ रही हैं। अब के बरस भी बीत ना जाए, ये सावन की रातें देख ले मेरी ये बेचैनी और लिख दे 2 बातें।
भाई लिख ही दिया हमारे सभी श्रोताओं ने। जल्दी से इस सवाल का जवाब जो हमने पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और कलाकार कौन सी हैं जो पर्दे पर नजर आ रही हैं। आशा पारिक हैं वो और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। और बहुत बहुत शुक्रिया तुरंत जवाब देने के लिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़ते जाने के लिए। एक संदेश है, हमारे एक साथी ने लिखा है कि बचपन के का खा गा याद आ गया। वो काली स्लेट, पेंसिल, गीले कपड़े का एक टुकड़ा या स्पंज का एक टुकड़ा साथ में रखना पड़ता स्लेट पोंछने के लिए। उस समय हैंडराइटिंग सुलेख पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में हमारी प्राइमरी शिक्षा शुरू हुई थी। लकड़ी की तख्ती रहती थी, एक दवात में खड़िया घोलकर उसमें एक धागा डाला रहता था और सरकंडे की पेन से हम काखा गागा आई लिखना पड़ता था। सप्ताह में एक दिन सबकी तख्ती, दवात और सरकंडे की कलम चेक होती थी। बड़ी क्लास में जाने पर रूलदार वाली कॉपी पर निब वाली पेन से लिखने के लिए मिलता था और जो सबसे सुडौल लिखता था उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने का अवसर दिया जाता था। सच में वो बड़ा एक गर्व भरा समय होता था, गर्व भरा पल होता था जब हैंडराइटिंग अच्छी होने की बात कहते हुए टीचर बुलाते थे और कहते थे कि चलो ब्लैक बोर्ड पर लिखो, इसकी राइटिंग अच्छी है, सबको दिखाई देगा। एक और संदेश है, हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे बचपन में पाटी यानी स्लेट पर लिखवाकर अक्षराभ्यास कराया जाता था। मुझे माँ से हाथ पकड़वाकर लिखने की आदत लग गई थी। एक दिन ऐसा नहीं हुआ और बिना गृहपाठ किए मैं पाठशाला गया और मुझे दंडित किया गया। ये तो होता है कि कई बार एकदम आदत सी लग जाती है एक ही तरह से लिखने की और तब फिर जब ये नहीं होता तब बड़ा मुश्किल होता है। हमारे एक और साथी ने कहा है कि लिखना हमें सबसे पहले हमारी माँ सिखाती है। वो हमें कई बार एक अक्षर पर हाथ पकड़कर उसी पर घुमाने के लिए कहती है, जिससे हमारा अभ्यास होता था। फिर धीरे धीरे हम सभी अक्षर लिखना सीखते हैं। ये बहुत मेहनत का काम होता था। लिखना आना और इसको सिखाने के लिए जो मेहनत होती थी वो हमारी माँ की होती थी, इसलिए इसका श्रेय हम अपनी माँ को देते हैं। और हमने जब अपने बच्चों को सिखाया तब हमें उस मेहनत का अंदाजा हुआ कि एक छोटे बच्चे को सिखाना कितना मुश्किल होता है। हमें अपने बहुत से काम छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर हम बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं। फिर अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो किसी का भी ध्यान खिंच सकता है। जो अच्छा लिखता है वो अच्छा वक्ता भी होता है, ये कहा है हमारे एक साथी ने। तो भाई अलग अलग विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम का सफर तय कर रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत का। जो ये अगला गाना है, इस गाने को सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो
सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर समझे, तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। भाई देखिए ना, लिखावट की बात चली और कैसे कैसे अनुभव, सुंदर सुंदर अनुभव आने लगे लिखावट की तरह, सुंदर लिखावट की तरह। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन से मुझे स्वच्छ अक्षर में लिखना मेरा शौक है। जब जब भी सुलेखन की या चित्र की स्पर्धा में मेरा नंबर आता था, 8वीं कक्षा में मुझे मिडिल स्कूल में सभी विद्यार्थियों में सुलेखन स्पर्धा समारोह में स्वच्छ और सुंदर लिखाई के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था। स्पर्धा में 1, 2, 3 नंबर देकर सम्मानित किया जाता था। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर अपने लिखावट के क्रम में देखा जाए तो हम काफ़ी उन्नत हो गए हैं, लेकिन भावनाओं के संवर्धन और संरक्षण में उतने ही न्यून। बचपन याद आता है जब हाथ से पढ़ के जब हम पटरी को कालिख से घोट 70 खड़िए की सफेदी से मारकर वर्ण लेखन सीखा करते थे। वर्णों की आकृति भेद और उनके लेखन की भावनात्मक कुशलता यहीं से पनपती रही। माना देर लगती थी सीखने में, पर भावनाओं की खेती का सिंचन होता था। फिर सुलेखन के परिणाम स्वरूप सुलेखन प्रतियोगिता के 10 अंक अलग से ही रहते थे। कितना अच्छा माहौल था अपने ज्ञान संवर्धन का। फिर विकास के क्रम में स्लेट, कॉपी, कलम की निब और जीनित तक में गनीमत रही, लेकिन उसके बाद डॉट पेन और अन्य विधाओं ने तो सुलेख का बंटाधार ही कर दिया और जो कुछ बचा था उसे टंकण हेतु आए टाइपराइटर और मोबाइल जैसे उपकरणों ने भी इनका कहना है कि इससे क्रांति तो आई है, लेकिन क्या लिखें, ये भी सवाल पैदा होता है। एक और साथी का कहना है कि पहली क्लास में टीचर हमें स्लेट पे लिखने के लिए कहते थे, फिर उसके बाद लकड़ी की तख्ती पे, जिससे पहले हम वहाँ पंजाबी में गाचनी कहते हैं, उसके पेस्ट से तख्ती पे लेप कर फिर तख्ती को सुखा के उस पे काली स्याही से बांस की कलम से लिखने को कहती। यह सिलसिला 5वीं क्लास तक चला। फिर जब हाई स्कूल में 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक फाउंटेन पेन का इस्तेमाल कॉपी पे किया, जिससे हमारी लिखाई में बहुत सुधार हुआ। चिट्ठी पत्र लिखने में हमें बहुत मज़ा आता था। अब कागज़ कलम से कभी कभी ही मिलाप होता है। और इन्होंने बताया है कि इन्होंने बहुत सारे पत्र भी लिखे हैं, विविध भारती को भी पत्र लिखा है। एक और साथी का कहना है कि पढ़ाई लिखाई एक दूसरे के पूरक हैं। बचपन में स्कूल में लिखने के अभ्यास के लिए तख्ती और बांस की कलम हुआ करते थे। मुल्तानी मिट्टी से तख्ती पोता करते थे। मेरा पेन तो हाथ में 6ठी कक्षा से आया। सुलेख के 5 नंबर अलग से हुआ करते थे। कुछ लोगों की लिखाई ऐसी होती है कि जैसे कागज पर मोती बिखेर दिए हों। लाइन दर कागज पर लिखना कोई कमाल नहीं है। कमाल तब है जब प्लेन कागज पर लिखा जाए और पंक्ति टेढ़ी भी ना हो, जैसा अमूमन सबके साथ होता है। मेरे एक मित्र के लिखे पत्र में मैं अक्सर अपने मित्रों को दिखाया करता हूं जो सीधी लाइन में है और सभी अक्षर समान आकार के हैं। वैसे लिखाई के बारे में एक तकनीकी तथ्य यह है कि फाउंटेन पेन की लिखाई से की गई जालसाजी का तुरंत पता लग सकता है बनिस्बत बॉल पेन की लिखाई के। हाँ, बॉल पेन से लिखी हुई लिखाई से हैंडराइटिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे, हम हैंडराइटिंग के बारे में बात करते हुए इतना डूब गए कि भूल ही गए कि अरे सवाल का जवाब तो रह ही गया है।
भाई इसके पहले जो हमने गाना सुना था वो तीन देवियां फिल्म का था और हमने प्रमुख कलाकारों के नाम पूछे थे। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही बताया, बहुत शुक्रिया उन सभी का। एक श्रोता ने सभी चारों कलाकारों के नाम लिखे हैं, देवानंद, नंदा, कल्पना और सिमी ग्रेवाल। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी अभिनेत्री हैं। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई बावरा भंवरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी। कोई तो दास्तां होगी ना, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा, होगा वादा निभाता होगा। हाँ, होगा कोई वादा, होगा वादा निभाता होगा। शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा। याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज लिखने से कहते हैं कि लिखावट अच्छी होती है, यानी जितना अभ्यास किया जाए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरी लिखावट बहुत अच्छी है, मैं 3 प्रकार की बनावट से लिखता हूँ, सीधा, दाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर। और मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है, जब मैं कक्षा पहली में पढ़ता था, उस वक्त कक्षा पहली के लिए उम्र 7 वर्ष रखी गई थी। मेरी उम्र 7 वर्ष थी। उस वक्त पत्थर की स्लेट, पट्टी और कलम से लिखते थे। मुझको डमरू का डा अक्षर लिखना नहीं आता था। तब मेरी माताजी मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों से इस अक्षर डमरू के डा को सिखाती थी और धीरे धीरे डमरू का डा अक्षर मैंने लिखना सीख लिया। मेरी माताजी ने जो गुरु का धर्म निभाया, उनकी प्रेरणा से मैं लेखक बन गया।
माँ ही सिखाती है, पहली टीचर तो माँ ही होती है। लिखना ही नहीं, बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं माँ। वैसे सवाल का जवाब जो आया है वो बिल्कुल सही आया है। अंगूर फिल्म के गाने में दीप्ति नवल ये गीत गा रही हैं। हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि पहले सुंदर हैंडराइटिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर अब कंप्यूटर के युग में सुंदर हैंडराइटिंग का उतना महत्व नहीं रहा। आदरणीय गुरुजनों की कृपा से मेरी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर रही है। इसका फ़ायदा ये होता था कि एनसीसी में जब सब मिडिल स्कूल के छात्र परेड करते थे, तब पीटीआई जो इनके फिजिकल टीचर थे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, वो रजिस्टर पूरा करने का काम दे देते थे। एक और साथी कह रहे हैं, राइटिंग तो वैसे मेरी ठीक नहीं है, पर मुझे लिखने का बहुत शौक है। जैसे ही मैं कहीं कोई अच्छी चीज़ देखता हूँ या सुनता हूँ तो उसे मैं डायरी में लिख लेता हूँ, और मुझे शायरियाँ बेहद पसंद है तो मैं उनको भी अपनी डायरी में लिखता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि 1970 और 80 के बीच की बातें हैं, जब पढ़ने का सिलसिला चल रहा था। उस समय स्याही वाले पेन हुआ करते थे जिसमें नीले रंग की स्याही की एक दवात हुआ करती थी और निब वाले पेन हुआ करते थे। उनको खोलकर उसमें स्याही भरी जाती थी और लिखाई की जाती थी। ये पेन कभी लीक भी हो जाते थे तो कपड़े ख़राब हो जाते थे, उस स्याही से पूरे कपड़ों में फैल जाती थी और हाथ भी गंदे हो जाते थे। ये सब हुआ है हमारे साथ। हाँ, ये सभी के साथ हुआ है जिन्होंने स्याही वाले कलम से लिखा है। कभी ना कभी पेन लीक कर ही जाता है। एक और साथी का कहना है कि लिखना हमें सबसे पहले हमारी माँ सिखाती है, और इन्होंने बताया है कि जब ये लिखना जब सीखते हैं तो किसी का भी ध्यान जो है वो अच्छी तरह से उसकी तरफ आकर्षित होता है। एक और साथी लिख रहे हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, सब ऑनलाइन काम हो गया है। पहले जब सब काम हाथ से होता था, आजकल तो काफ़ी लोग हैं जो लिखना कम पसंद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कला को लुप्त कर रहा है। एक और साथी कह रहे हैं कि लिखावट के मामले में तो मैं आगे हूँ। मेरे दादाजी और दादी जी हेडमास्टर थे। दादाजी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी जी मुझे लिखाया पढ़ाया करती थी। बचपन से ही मेरे हस्ताक्षर बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके चलते मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे नोटबुक मेरे क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक दिखाया करते थे और मुझे सभी की तरफ से शाबाशी मिला जाती थी। बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ा ही गर्व भरा समय होता था जब कॉपी में हैंडराइटिंग की वजह से गुड मिलता था। चलिए इसी सुंदर से पल को सहेजते हुए ये गीत सुनते हैं। हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और ये जो कलाकार गा रहे हैं ये कहाँ गा रहे हैं। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। ये हाल है मेरी जिंदगी का। न हुस्न ही मुझको रास आया, न इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी
भी कारवां से बदल गई, तेरी मंजिलें भी बिछड़ गया, मैं भी कारवां से बिछड़ गया, मैं भी कारवां से। तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जाने ये क्या मकाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब जुबां पे तेरा ही नाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। हमारे उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जल्दी से जवाब दिया। और एक श्रोता ने तो विस्तार से जवाब देते हुए बताया है कि वो ये गाना महफिल में गाया जा रहा है, मनोज कुमार गा रहे हैं। गाना खत्म होते ही आशा पारिक जी मनोज कुमार जी को चांटा मारते हैं, तब आशा जी को ये पता नहीं होता कि उन्हें दिखाई नहीं देता, साथ में प्राण भी होते हैं। कोई कोई फिल्म, कोई कोई गाना कितने दिनों तक याद रहता है। हमारे एक साथी का संदेश है कि गर्मी की दोपहरिया का लिखने की बात है तो पहले स्लेट पर पेन से लिखना, स्लेट पर लिखना सिखाया जाता था। बार बार लिखे मिले कपड़े के टुकड़े से मिटाना, और जब तक सही नहीं किया टीचर छोड़ती नहीं थी। और इसका फायदा बाद में बड़ी क्लास में मात्राओं की गलती ना होने पर और हिंदी में डिस्टिंक्शन लाने पर मिला। बच्चों के कहने पर लिखने का शौक कोविड के समय छोटे छोटे आलेख और लघु कथा लिखने में बहुत सहायक हुआ। एक यही सही सोच कितनी कहानियां कह देती है। लिखना और पढ़ना उम्र के हर एक पड़ाव पर हमें बीमारियों से बचाता है। इंसान का दिमाग सक्रिय रहता है, फिर उसे कोई फिक्र नहीं होती। और हमारे एक और साथी का संदेश है कि कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है। व्यक्ति की लिखावट उसके दिल, दिमाग, शरीर यानी पूरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। जब कोई व्यक्ति कागज पर लिखता है तो उसकी लिखावट में हर अक्षर बोलता नजर आता है। सिर्फ उसे देखने और समझने की निगाह होनी चाहिए। लिखावट की गति, अक्षरों की बनावट, अक्षरों का संयोजन और अक्षरों को जोड़ने के तरीके का अभ्यास करके किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता सहित उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा जानी जा सकती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने, और ये बाकायदा एक विज्ञान है हस्तलेखन का, जो जिसके द्वारा व्यक्तित्व परिवर्तन या बहुत सी मानसिक उलझनों को भी सुलझाया जा सकता है। एक और साथी हमारे लिख रहे हैं कि लिखने के दो पहलू होते हैं, बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। बाह्य रूप से सुंदर हस्ताक्षर, स्याही, कागज, दो शब्दों के बीच सही अंतर, विराम चिन्ह, ये बातें देखी जाती हैं और हस्ताक्षर या सुलेखन प्रतियोगिता इसीलिए होती है। आंतरिक लेखन सौंदर्य में आशय, समर्पक शब्द, उत्कंठा, वर्धकता, मन को छू लेने वाले भाव, अभिव्यक्ति, समय सूचकता, ये बातें जरूरी होती हैं। स्कूल में मुझे हस्ताक्षर स्पर्धा में प्राइज मिलता था, तब हमारी टीचर कहती थी ऐसा ही यश साहित्य लेखन में मिलना चाहिए। तब से लिखने का आंतरिक सौंदर्य या लेने की कोशिश में लगी रहती हूँ। लिखने का आंतरिक सौंदर्य पा लेने की कोशिश में लगी रहती हूँ। एक और साथी का कमेंट है, लिखते हैं कि लिखावट आपका व्यक्तित्व और जीवन शैली दर्शाता है। बचपन में स्कूल में 5 नंबर लिखावट के लिए दिए जाते थे और लिखावट सुधारने पर जोर दिया जाता था। निब वाला पेन या पेंसिल ही उपयोग में ले सकते थे, वैसे भी बॉल पेन से हैंडराइटिंग बिगड़ी है। एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल में पहली कक्षा में स्लेट पर पेन चौक से लिखने की शुरुआत करने के बाद आगे नोटबुक पर पेंसिल से लिखना शुरू किया। उसके आगे फाउंटेन पेन, उसके बाद बॉल पेन का आगमन हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद लिखना बिल्कुल खत्म
होता जा रहा है। सब व्यवहार ऑनलाइन करने से अपनी सिग्नेचर करना ही भूल ही गए समझो। समय के साथ चलना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत लिखना भी ज़रूरी है, वरना उंगलियां पेन पकड़ना भूल जाएंगी। एक बात कह दूं, मेरी हैंडराइटिंग से मेरी श्रीमती जी की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आजकल लिखना कितना आसान हो गया, ना स्लेट की ज़रूरत, ना पेपर की ज़रूरत, ना स्लेट चॉक पेन की ज़रूरत, ना फाउंटेन पेन या बॉल पेन की ज़रूरत। कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी के चलते लिखना आसान हो गया है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आपके हस्ताक्षर देखकर आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। इसके बारे में बताऊं कि एक बैंक में अपने हस्ताक्षर में अर्जी मंगवाई, पहचान वाले लड़के का मैंने काम कर दिया, नौकरी मिल गई और मैनेजर ने मुझे ऐसा ना करने की सूचना दी। इन्होंने क्या बात कहनी चाहिए है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए, बताइए ये किसकी आवाज़ है और फिल्म कौन सी है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। चितलकर की आवाज़ है ये। बारिश फिल्म के गाने में हमारे श्रोताओं का जवाब आया और कुछ श्रोताओं ने कुछ अलग जवाब भी दिए हैं। बहरहाल चितलकर की आवाज़ में ये गाना है और उन्हीं का संगीत है इस फिल्म में। एक संदेश है, हमारे साथी लिखते हैं कि लिखावट लिखने की शैली है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी की लिखावट की नकल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह कभी भी किसी और की शैली में लिखने में पारंगत नहीं हो सकता। इसलिए लिखावट एक बहुत ही आवश्यक कौशल है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और समझ, आत्मविश्वास और सफलता का द्योतक भी है।
लिखावट का पूर्ण रूप से लेखन के रूप में उभर कर सामने आता है और लेखन के 4 रूप हैं: कथात्मक, वर्णनात्मक, उपदेशात्मक और व्याख्यात्मक। ये लेखन शैली से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता है। हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने याद किया है दादाजी को, जो कि मांगलिक कार्य होते थे तो सभी बातचीत होने के बाद सबसे पहले मेरे काका जी ड्राफ्ट बनाते थे और अच्छी लिखाई के लिए मुझे कहते थे कि अब तुम पूरा अच्छे अक्षरों में लिख दो, इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने के लिए देते थे। तो ये फायदा होता है बिल्कुल, घर में भी और बाहर भी अच्छे सुंदर लिखने वालों की बिल्कुल जय जयकार होती है। एक और साथी का कहना है कि हस्तलेखन वो कला है, वो लेखन है जो हाथ में कलम या पेंसिल जैसे लेखन उपकरण से किया जाता है। लिखावट में ब्लॉक और घसीट दोनों शैलियां शामिल हैं और यह औपचारिक सुलेख या टाइपफेस से अलग है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की लिखावट अद्वितीय और भिन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग किसी दस्तावेज के लेखक को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की लिखावट का खराब होना कई अलग अलग बीमारियों का एक लक्षण या परिणाम भी है। स्पष्ट और सुसंगत लिखावट उत्पन्न करने में असमर्थता को भी एक अलग तरह की कमी माना जाता है। हमारे एक साथी ने बड़ी सुंदर सी पंक्तियां साझा की हैं। लिखते हैं कि तुम्हें लिखना तो बस ऐसा था जैसे मैं अपने मन की आंखों से देखकर उतरती जा रही हूं तुम्हें जिंदगी के कागज पर। तुम्हें लिखना तो बस ऐसा था जैसे मैं अपने मन की आंखों से देखकर उतारती जा रही हूं तुम्हें जिंदगी के कागज पर। लेकिन धीरे धीरे पाया मैंने कि तुम्हें लिखना भी उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए लिखना। बहुत खूब। हमारे एक और साथी ने कहा है कि मैं अपने हस्तलेखन को लाख प्रयास के बाद भी सुधार नहीं पाया, पर भला हो मोबाइल का, वही हस्तलेखन मोतियों की तरह हो गया। अब कोई मुझे समझ ना आने की शिकायत नहीं करता। जी हाँ, कई बार ये शिकायत भी हो जाती है कि भाई ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तब बड़ी कोफ्त होती है। लेकिन कई बार राइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और कई बार बिल्कुल उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते, और इसका व्यक्तित्व पर थोड़ा बहुत असर होता हो, वरना लिखावट को अपने सुधारने की जो ये प्रक्रिया होती है, ये बहुत कुछ अपने व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। चलिए अब अगला गाना सुना जाए। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन साहब हैं जो इतनी सारी बातें कह रहे हैं पत्र के बारे में। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
न समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो। भाई लिखने पढ़ने की बातें हो रही हैं और जवाब भी आ रहे हैं, तो चलिए एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्योंकि साहित्य की बात हुई है तो एक गीत ऐसा है जिसमें पुरानी फिल्म है और जिसमें 3 ऋतुओं का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और सर्दी का। और कुछ ऐसी लाइनें हैं कि नए नए रंगों में धरती कहानी लिख रही है, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं। तो बताइए वो फिल्म कौन सी है जिसमें 3 ऋतुओं का वर्णन है और बड़ी खूबसूरती से कहा गया है कि धरती एक कहानी लिखती है, नए नए रंगों में ऋतुओं की कहानी लिखती है। फिल्म का नाम बताइए। वैसे ये जो गाना आपने सुना ये फिल्म संगम का था और हमारे साथियों के जवाब भी आए। राजेंद्र कुमार साहब गा रहे हैं, कुछ साथियों ने वैजंती माला का भी जिक्र किया है। अब संदेशों की बात की जाए तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कक्षा 9वीं की बात है, विद्यालय में लेखन कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं और मेरे घनिष्ठ मित्र ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अध्यापक जी को स्वेच्छा से अपना अपना नाम लिखवा दिया। हम दोनों मित्रों की हैंडराइटिंग की प्रशंसा सारे विद्यालय के अध्यापक और कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर किया करते थे। हम दोनों मित्रों में बातचीत हुई और मैं अपने मित्र के कहने पर अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा अपने मित्र की लिखाई से हल्का यानी थोड़ा डाउन कर दिया। मेरे मित्र को उस लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, परंतु मुझे खुशी इतनी हुई जैसे मैं प्रथम आया हूँ। मेरे मित्र ने अपना प्रथम पुरस्कार मेरे घर आकर मेरी माँ के हाथों में सौंप दिया और कहा, ये मेरा नहीं आपके बेटे ने जीता है। खुशी से आंखें छलक पड़ी और माँ ने हम दोनों को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों अपने जीवन में खूब उन्नति और तरक्की करो, ईश्वर की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहे। आज के विषय के साथ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लिखावट से आदमी का स्वभाव मालूम किया जा सकता है। जितनी सुंदर लिखावट होगी वो आदमी उतना ही सुलझा हुआ होगा। और हमारे बचपन में लिखावट पर विशेष जोर दिया जाता था, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार होते थे। सुंदर लिखावट तो होनी ही चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी स्पीड से भी लिखना चाहिए, ये भी सिखाया जाता था। इसी का नतीजा रहा होगा कि उन दिनों रेडियो पर आने वाले गाने के साथ ही गाने के बोल लिख लिया करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। कुछ दिन पहले ही पढ़कर हंसी आई, बचपन से अब तक लिखाई पर जोर दिया और अब सारी लिखाई कंप्यूटर के कीपैड पर आकर खत्म हो गई। सही बात है। फिर भी कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ता ही है। एक और साथी ने बड़ा मजेदार हमसे वाकया साझा किया है। हम बचपन में पट्टी पे लिखते थे। माँ कहती थी कि इस पर लिखने से लिखाई साफ और सुंदर होती है। हम पट्टी को सुखाने के लिए गीत गा के सुखाते थे। गीत था, सुख दुख पटिए। एक और साथी कह रहे हैं कि लेखन सुलेखन की बातें होंगी तो अपने बचपन की बात करूं तो मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं जो जिस कन्याशाला में पढ़ती थी मैं भी वहीं पढ़ा हूं। मुझे पढ़ाई लिखाई में सभी बहनें और दोनों वर्ग शिक्षक ने सिखाया है। जब मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब जो लेसन मिलता था इसमें ज़्यादा मैं अपनी स्लेट में लिख कर ले जाता था। मेरे अक्षर के लिए वर्ग शिक्षक सभी बच्चों को दिखाती थी, देखो अक्षर की लिखाई, ऐसा करके हमारी तारीफ करती थी। ये तो होता है, सुंदर लिखाई की तो बहुत तारीफ होती है। और अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये अपने लिखने की तारीफ कर रहे हैं या खत की तारीफ कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं जिसके लिए खत लिखा गया है, और ये हैं कौन? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो
शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का सरताज गीत शशि कपूर, आशा पारेख के साथ नीरज जी की रचना, शंकर जयकिशन जी का दिलकश संगीत फिल्म कन्यादान में। अब अगर संदेशों की बात करें तो हमारे एक साथी ग्राफोलॉजी का भी जिक्र कर रहे हैं, जो कि राइटिंग पढ़ने की एक लिखावट को पढ़ने की एक कला है, एक विज्ञान है, वैज्ञानिक कला है, जिसको पढ़कर ग्राफोलॉजी के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व में सुधार लाया जा सकता है, किसी के कुछ गुणों को निखारा जा सकता है और उसकी कुछ कमियों को खत्म किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है ग्राफोलॉजी के बारे में। और हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि लिखावट की बात चल रही है तो मुझे मेरा एक किस्सा याद आ गया। हुआ यूं कि मैं जब एक स्कूल में टीचर बनी थी, तब मैंने एक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर हिंदी में सवाल जवाब पूछा था। फिर थोड़ी देर में मेरी क्लास चेंज हो गई और उस कक्षा में दूसरे टीचर आए। आते ही श्यामपट्ट पर मेरी लिखी लिखावट देखी तो उनके मुंह से अचानक निकला कि जिसकी लिखावट इतनी अच्छी है वो खुद भी उतनी ही सुंदर है। और ये बातें इनकी ताज़ा हो गई लिखावट पर। जब इन्होंने अपनी बातें यादें साझा की तो वो सब सामने आ गया। सही बात है, कुछ यादें हमेशा रहती हैं साथ ही साथ, और जब भी हम उनकी बात करते हैं वो तुरंत ताज़ा हो जाती हैं। अब ज़रा इस गाने को सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है और कौन सी कलाकार हैं। जाना ए दिन रह गए
हमारे साथियों के जवाब आ गए। फिल्म का नाम अर्पण, परवीन, बॉबी और जितेंद्र का नाम लिखा है लिखने वालों ने, हमारे साथियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक संदेश लिखा है कि अच्छी सुंदर लिखाई हमारी पहचान होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स की लिखाई ऐसी होती है कि केमिस्ट को भी पढ़ने में दिक्कत होती है। समय के साथ लिखाई के प्रसाधन कितने बदल गए, कहाँ पत्थरों पर खुदाई, फिर भोजपत्र और कपड़ों पर लिखना। एक विद्यार्थी के लिए तो तख्ती, जिसे मुल्तानी मिट्टी से चिकना किया जाता था, 7 सरकंडे की कलम और रोशनी रगड़ी जाती वाली स्याही, फिर स्लेट, कॉपी, विभिन्न तरह के पेन। एक अध्यापक का सबसे बड़ा औजार ब्लैक बोर्ड और चौक। मेरा तो आधा जीवन ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ ही बीता है। जब लिखा हुआ मिटाते थे तो पूरा बाल और कपड़े सफ़ेद हो जाते थे। आज वो भी डिजिटल हो गए हैं, एक बटन दबाया और सब साफ। आज तो लिखना इतना आसान है कि बोलते जाओ और स्क्रीन पर लिखा हुआ तैयार। हम मानते हैं लिखते रहने से गलती सुधरती है, लेकिन आज तो ऑटो करेक्शन का युग है। फिर भी लिखना अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखते रहिए, अपने संदेश हम तक भेजते रहिए और भी लिखते रहिए। दीजिए इस कार्यक्रम से, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से राजुल को इजाजत।